एनसीईआरटी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं एक बार। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। So energy associated with the first orbit of the hydrogen atom is -2.18 × 10⁻18 जूल पर एटम। ठीक है, वो जूल पर एटम या जूल एक ही बात है। ठीक, तो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी इन्होंने हमें दे ही दी है डायरेक्टली। ठीक है, अगर हम निकालें भी अपने तरीके से तो हमें पता ही है क्या होगी, क्या होता है एनर्जी का फॉर्मूला। ई एन इज इक्वल्स टू -2.18 इंटू 10⁻18 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर। अगर फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी निकालनी है तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन एटम के केस में जेड स्क्वायर का भी 1 स्क्वायर आ जाएगा, एन का भी 1 स्क्वायर आ जाएगा। तो बेसिकली आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर वही हो जाएगा जो इन्होंने दे रखा है, -2.18 इंटू 10⁻18 जूल। जूल फॉर वन एटम है तो जूल पर एटम लिख दो या सिर्फ जूल लिख दो, बात एक ही है। ठीक है ना। फिर क्या बोला, क्या एक्चुअली क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फिफ्थ ऑर्बिट। तो फिफ्थ ऑर्बिट की एनर्जी क्या होगी, फिफ्थ ऑर्बिट की एनर्जी के लिए यहाँ पे क्या ले लेंगे हम, 5 का स्क्वायर ले लेंगे बस। तो 5 का स्क्वायर मतलब इसको किससे, 25 से डिवाइड करना है। 25 से डिवाइड करेंगे क्या नंबर बनेगा। ठीक है, अभी मैं कैलकुलेटर से ही कर रहा हूँ, ये आपको बहुत इजी कैलकुलेशन है, खैर टाइम नहीं लगेगा करने में, हम यहाँ टाइम सेव करने के लिए कर रहे हैं। तो 0.0872 इंटू 10⁻−18, साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो 8.72 इंटू 10⁻−20 जूल पर एटम बोल लो या सिर्फ जूल बोल लो। ये है फिफ्थ ऑर्बिट की एनर्जी। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द फोर्थ फिफ्थ ऑर्बिट। तो फिफ्थ ऑर्बिट का रेडियस भी निकाल सकते हैं आप, ये E5 निकाला है हम। तो R5 कैसे निकलेगा, क्या फॉर्मूला होता है, 52.9 इंटू एन स्क्वायर होता है यानी 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड की वैल्यू 1 है, तो 25 से मल्टीप्लाई कर दो 52.9। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो काफ़ी सिंपल है। 0.52.9 मल्टीप्लाइड बाई 25, ये आ जाएगा 1322.5 पिकोमीटर। ठीक है, ये आंसर आ गया। और क्या क्वेश्चन दे रखा है इसी टाइप का, क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िए जरा, ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज द एनर्जी इन जूल्स रिक्वायर्ड टू शिफ्ट द इलेक्ट्रॉन ऑफ अ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट टू फिफ्थ ऑर्बिट। ठीक है, पहले इतना पार्ट करते हैं इसका, यहाँ तक सॉल्व करते हैं इसके आगे का बाद में देखेंगे, पहले इतना क्वेश्चन सॉल्व। कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है जूल्स में अगर इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करना है फर्स्ट ऑर्बिट से फिफ्थ ऑर्बिट। तो फर्स्ट ऑर्बिट से फिफ्थ ऑर्बिट में शिफ्ट शिफ्ट करने के लिए एनर्जी जो थी उसका फॉर्मूला डेल्टा ई था। डेल्टा ई इज इक्वल्स टू 2.18 इंटू 10⁻−18। सॉरी, ये माइनस नहीं लगाया मैंने ऊपर वाले एनर्जी, क्वेश्चन 16 का एनर्जी वाला फॉर्मूला था ना, यहाँ पर माइनस नहीं लगाया था, ये माइनस लगा लेना ध्यान। हाँ, 2.18 इसमें माइनस नहीं आता डेल्टा ई वाले फॉर्मूले, -18 1/n इनिशियल स्टेट का स्क्वायर माइनस 1/फाइनल स्टेट, n फाइनल स्टेट का स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्बिट से फिफ्थ ऑर्बिट में शिफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं, इनिशियल स्टेट 1 है और फाइनल स्टेट 5 है। इनिशियल स्टेट 1 है, फाइनल स्टेट 5 है, तो 1/1 का स्क्वायर है और -1/5 का स्क्वायर, और जेड स्क्वायर की जगह 1 स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो बेसिकली ये 2.18 इंटू 10⁻−18
इंटू 1 - 1/25। तो ये 24/25 हो गया, 2.18 इंटू 10⁻18 विच इज 24/25। ये आंसर आ जाएगा आपका 2.18 इंटू 24/25, ये आ गया 2.09। 2.09 इंटू 10⁻18 जूल। इतनी तो एनर्जी रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करने के लिए। आप देख रहे हो आपका आंसर ऑटोमेटिकली पॉजिटिव में आया। क्यों आया है पॉजिटिव में? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है। इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है, मैंने क्या बता रहा है, जब भी इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा एनर्जी एब्जॉर्ब होगी और डेल्टा ई जो है वो आपका ऑटोमेटिकली पॉजिटिव में आ जाएगा। तो ये आपको रटने की जरूरत भी नहीं है, बस आप ध्यान रखिए कि अगर गलती से आपका आंसर उल्टा आ जाए तो आपको पता लग जाए कि आपने कुछ गलती की। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जब भी ऊपर जाएगा तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली पॉजिटिव ही आएगा। अब इस क्वेश्चन में एक चीज और बोलिए, ये आगे का क्वेश्चन पढ़िए। एंड व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट एमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स टू द ग्राउंड स्टेट। अब ये इलेक्ट्रॉन जो फर्स्ट शेल से फिफ्थ शेल में चला गया है, फर्स्ट शेल से फिफ्थ शेल में, जब ये वापस ग्राउंड स्टेट में गिरेगा फिफ्थ शेल से फर्स्ट शेल में, तो एनर्जी रिलीज हो जाएगी उतनी। तो जो एनर्जी रिलीज होगी वो कितनी होगी? सेम एनर्जी रिलीज होगी ना, जितनी एब्जॉर्ब हुई थी उतनी ही एनर्जी वापस रिलीज हो जाएगी। तो एनर्जी जब रिलीज होगी किस फॉर्म में होगी? एक लाइट एमिट होगी, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में रिलीज होगी। तो उस लाइट की वेवलेंथ कितनी है वो पूछ रहे हैं आपसे। ठीक है, तो एनर्जी, सबसे पहले तो एनर्जी एमिटेड कितनी है? एनर्जी एमिटेड व्हेन दिस इलेक्ट्रॉन returns to ground state, so it will be the same energy returns to ground state। ground state यानी फर्स्ट शेल में जब ये वापस आएगा फिफ्थ से, तो it will be the same what E is equals to 2.09 into 10⁻18 जूल। इतनी ही एनर्जी एमिट होगी। तो द वेवलेंथ ऑफ लाइट कितनी होगी जो एमिट होती है इस एनर्जी की? वेवलेंथ कितनी होगी इस एनर्जी? एनर्जी और वेवलेंथ का क्या रिलेशन होता है? द वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिटेड, एनर्जी और वेवलेंथ का क्या रिलेशन होता है? hc/लैम्डा। तो वेवलेंथ निकाल लेते हैं इससे बस। ठीक है, क्या हो जाएगा? लैम्डा क्या हो जाएगा? hc/एनर्जी। फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। वेवलेंथ इज इक्वल्स टू h की वैल्यू 6.626 10⁻−34 c3 इंटू 10⁸ E की वैल्यू कितनी निकाली आपने? 2.09 इंटू 2.09 इंटू 10⁻−18। ये आपका वेवलेंथ आ जाएगी। वेवलेंथ सिंपली किस में आएगी? मीटर में। जो भी वैल्यू निकल कर आएगी इसकी किस में आएगी? मीटर में, क्योंकि वेवलेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर। ठीक है, सो दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट विल बी देयर। अब ऐसे क्वेश्चन, एक 19th क्वेश्चन भी देख लो साथ में। इलेक्ट्रॉन एनर्जी इन हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय दिस। अब इन्होंने फॉर्मूला ही दे दिया हमें हाइड्रोजन एटम के लिए। देखो इसमें जेड स्क्वायर नहीं है फॉर्मूले में। क्या है फॉर्मूला? -2.18 × 10⁻−18 अपॉन में एन स्क्वायर। जेड स्क्वायर क्यों नहीं है? क्योंकि फॉर्मूला हाइड्रोजन एटम के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए जेड की वैल्यू 1 होती है। तो अगर जेड स्क्वायर की जगह 1 पुट कर दोगे तो वो हट ही जाएगा ना ऑटोमेटिकली। तो हाइड्रोजन एटम के लिए जेड लगाना जरूरी भी नहीं होता। एनसीईआरटी में कई जगह फॉर्मूला लिखा हुआ है जहाँ जेड स्क्वायर लगाया ही नहीं है उन्होंने। ठीक है, खैर फॉर्मूला दे दिया, उससे हमें कुछ करना नहीं है। हमें तो कैलकुलेट, हमें फॉर्मूला पहले भी पता था, नहीं भी दिया होता तो क्या है क्वेश्चन में? कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फ्रॉम सेकंड ऑर्बिट। अब सेकंड ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली रिमूव करना है तो रिमूव करने की एनर्जी क्या निकलती है? जो सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी होती है वही एनर्जी लगती है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। अगर तुम दूसरे तरीके से देखना चाहो, रिमूव करने का मतलब है उसे इनफाइनाइट शेल में भगाना है।
सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन है, उसे इनफाइनाइट शेल में उसे इतना दूर भगा दो कि वो निकल जाए उससे बाहर, यानी एन फाइनल की वैल्यू क्या कर दो, इनफाइनाइट। ठीक है, तो आप दो तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हो। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, एनर्जी रिक्वायर्ड, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 19। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन। तो एन इनिशियल स्टेट क्या है, फ्रॉम व्हाट, सेकंड शेल ऑफ हाइड्रोजन, सेकंड शेल या सेकंड ऑर्बिट, कुछ भी बोल लो, ऑफ हाइड्रोजन। सर आज की क्लास पे रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग सारी क्लासेस की होंगी। एन इनिशियल स्टेट सेकंड है, ठीक है। एन फाइनल क्या होगी, फाइनल होगी इनफाइनाइट स्टेट। अगर आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना चाहते हैं, यानी आप न्यूक्लियस से बहुत दूर ले जाना चाहते हो, रिमूव, तो एन फाइनल स्टेट क्या लोगे, इनफाइनाइट। तो अब फॉर्मूला क्या लगेगा, फॉर्मूला होता है क्या, डेल्टा ई इज इक्वल्स टू 2.18 इंटू 10⁻⁻18 1 अपॉन एन इनिशियल स्टेट का स्क्वायर माइनस एन फाइनल स्टेट का स्क्वायर, ठीक है, इनटू जेड स्क्वायर। अब आपको वैल्यूज बस पुट करनी है, 2.18 इंटू 10⁻⁻18 1 अपॉन एन इनिशियल स्टेट यानी 2 का स्क्वायर, इनिशियल स्टेट 2 है और फाइनल स्टेट क्या है, इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट का स्क्वायर क्या होगा, इनफाइनाइट का स्क्वायर भी इनफाइनाइट ही होगा। और जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या, 1, क्योंकि हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं। तो क्या आ जाएगा भाई, कितनी एनर्जी लगेगी, 2.18 इंटू 10⁻⁻18 1 अपॉन एन, 2 का स्क्वायर हो गया 1/4, 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है, 0, 1/0 इनफाइनाइट होता है, तो 1/इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बेसिकली 4 से डिवाइड करना है आपको, 2.18 इंटू 10⁻⁻18 डिवाइडेड बाय 4, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.545 इंटू 10⁻⁻18। अगर आप इसे साइंटिफिक नोटेशन में लेंगे तो 5.45 इंटू 10⁻⁻19 जूल एनर्जी लगेगी, जूल एनर्जी इज रिक्वायर्ड। कितनी एनर्जी लगेगी सेकंड शेल से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, ठीक है। फिर आगे एक चीज और पूछी है सेम क्वेश्चन में, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट इन सेंटीमीटर दैट कैन बी यूज्ड फॉर दिस ट्रांजिशन। यानी इस ट्रांजिशन के लिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो लाइट यूज करनी पड़ेगी, एनर्जी देंगे दे लेती है, बोल रहा है ना इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो एनर्जी कैसे देंगे, लाइट की मदद से देंगे। तो वो बोल रहे हैं उस लाइट की वेवलेंथ कितनी होगी सेंटीमीटर में, ठीक है। मैक्सिमम वेवलेंथ से कंफ्यूज मत होना, क्योंकि एनर्जी और वेवलेंथ का रिलेशन जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हम ये बोल रहे हैं दिस इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, इतनी कम से कम एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए, तो अगर एनर्जी मिनिमम है तो वेवलेंथ मैक्सिमम रिक्वायर्ड होगी कि नहीं होगी, क्योंकि ये इनवर्सली रिलेटेड है, ठीक है, इसलिए मैक्सिमम वर्ड लिखा हुआ है। तो मैक्सिमम वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो अगर हम अब निकालना चाहें इस क्वेश्चन में क्या, मैक्सिमम वेवलेंथ रिक्वायर्ड, wavelength required to remove this electron, कितनी वेवलेंथ, एनर्जी का फॉर्मूला लगा दीजिए, hc/लैम्डा। तो लैम्डा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, hc/एनर्जी, h की वैल्यू वही 6.626 इंटू 10⁻⁻34, c की वैल्यू 3 इंटू 10⁸, एनर्जी आपने निकाली है 5.45,
इंटू 10⁻⁻19। अब बस याद क्या रखना है क्वेश्चन में, क्योंकि ये बहुत छोटी सी चीज है लेकिन इसमें मार्क्स कट जाते हैं। आपकी जो वेवलेंथ निकल कर आएगी नॉर्मली किस में आती है, मीटर में, लेकिन आपसे बोली है इन सेंटीमीटर। क्वेश्चन में देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, इन सेंटीमीटर। तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना तो आता है ना बचपन से। क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, जो भी आंसर आएगा तो आंसर किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा। दैट्स इट। सही है। यूनिट जो निकलेगा वेवलेंथ का वो तो मीटर में ही निकलेगा ना, क्योंकि ऐसा यूनिट मीटर होता है। लेकिन उसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए ऑल यू हैव टू डू इज मल्टीप्लाई इट विद 100। दैट्स इट। आई होप यहाँ तक क्लियर है एकदम। यस सर। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इस पे। ठीक है।